आज सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा क्या होता है कि ये जो दोनों इफेक्ट्स होते हैं ये लॉन्ग साइड के केस में उत्पन्न होते हैं। कौन सा कौन से केस? इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन वाला केस, ये दोनों लॉन्ग साइड के केस में आते हैं। अब बेटा क्या होता है कि जो हमारा इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखें यहाँ पर। अब ये जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ है ये ओकर होगा क्योंकि जब आप लॉन्ग साइड कर रहे हैं तब क्या होता है, जब आप लॉन्ग साइड करते हैं बेटा तब आपका जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, जब आप लॉन्ग साइड करते हैं तब आपका जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है और आपका जो लेवलिंग स्टाफ रहता है ये बहुत दूरी पर होते हैं। ठीक है, कौन ज़्यादा दूरी पे होता है? आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ। अब ये दोनों क्या रहते हैं बेटा? बहुत दूरी पर रहते हैं। तो जब आप स्टाफ रीडिंग लेने जाएंगे तब क्या होता है कि जो आपका लाइन ऑफ साइट है वो अलग जाता है और आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन वो अलग जाता है। ठीक है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और लेवलिंग स्टाफ के बीच में दूरी रहती है, अच्छी खासी दूरी रहती है, तो आपका जो लेवल सरफेस है वो अलग अलग चला जाता है और आपका जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो अलग चला जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का कार्वेचर है उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अगर आप पास में रीडिंग लोगे, बिल्कुल आप यहाँ देखिए, ये आपका लेवलिंग स्टाफ था और ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट था। जब आपका स्टाफ आपके इंस्ट्रूमेंट से बहुत करीब होता है तो जो इफेक्ट ऑफ कार्वेचर रहता है उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपका स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में बहुत दूरी रहती है तब क्या होता है कि जो आपका लेवल लाइन है, देखिए ये वाली जो लाइन है दिस इज योर लेवल लाइन, और ये जो लाइन है आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन या हॉरिजॉन्टल लाइन इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में क्या होता है, दूरी बढ़ती जाती है, यानी डिफरेंस बढ़ता जाता है इन दोनों लाइनों के बीच में। कब कब बढ़ेगा? एज द डिस्टेंस ऑफ स्टाफ स्टेशन इंक्रीजेस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो लेवल सरफेस होता सॉरी ये जो लेवल लाइन होती है, ये लेवल लाइन कैसी लाइन है बेटा? ये है आपकी कर्व लाइन। ठीक है, लेकिन जो आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो कैसी लाइन है? लाइन ऑफ कोलिमेशन तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। लाइन ऑफ कोलिमेशन कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और दिस लाइन ऑफ कोलिमेशन इज सॉरी दिस लाइन ऑफ कोलिमेशन इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन। देखिए यहाँ पर ये टेंजेंशियल है ना। कौन सी लाइन? योर लाइन ऑफ कोलिमेशन किसके टेंजेंशियल है? इट इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इसको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट को ई बोल देता हूँ मैं। चलिए ठीक है, अब बेटा आप क्या देखते हैं कि जब आप टेलीस्कोप से देख रहे हैं, है ना, तो आपको स्टाफ रीडिंग यहाँ पर क्या मिलेगी? बीडी मिलेगी, है ना। आपको स्टाफ रीडिंग बीडी मिलेगी। सपोज 3 मीटर मिलती है आपको, है ना, स्टाफ रीडिंग, है ना। लेकिन आपकी जो लेवल लाइन है ना, लेवल लाइन की कितनी रीडिंग है? लेवल लाइन की जो रीडिंग है वो लगभग कितनी है बेटा? 20 रीडिंग है। अब आप देखो, ये जो रीडिंग है, ये पॉइंट बी और सी इसके बीच की रीडिंग कुछ अलग है, और ये पॉइंट बी और पॉइंट डी इसके बीच की रीडिंग कुछ अलग है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बी डी माइनस बी सी करूँगा मैं, तो इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ अंतर आएगा, बी डी और बी सी का जो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंस है किसके बीच के डिफरेंस है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? योर बेटा लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और ये डिफरेंस लगातार बढ़ेगा अगर मेरा जो लेवलिंग स्टाफ है वो लगातार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से दूर जाता रहे। आपको फिगर के माध्यम से भी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप ये देखोगे कि आपने मेजर वैल्यू कितनी करी है? आपने मेजर वैल्यू कुछ अलग करी है, मान लीजिए 3 मीटर करी है, लेकिन आपको कितनी रीडिंग नोट करनी थी? 2 मीटर नोट करनी थी।
तो यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने स्टाफ रीडिंग 3 मीटर नोट करी, लेकिन आपको कितनी मीटर नोट करनी थी, 2 मीटर नोट करनी थी। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर जो एरर आ रही है, दिस एरर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। अगर एरर पॉजिटिव आ रही है तो आपको करेक्शन कैसा लगाना पड़ेगा बेटा? अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसा लगाओगे? नेगेटिव वाला करेक्शन लगाओगे, यही बोलूँगा ना मैं। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इन केस ऑफ लॉन्ग साइड horizontal line is not the level line, and hence level obtained by means of leveling instrument have to be corrected for curvature of the earth। ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री को अडॉप्ट करूँगा, प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री लगाऊंगा मैं, तो कुछ इस तरीके से मुझे करेक्शन की वैल्यू मिलेगी, है ना। इस तरीके से कुछ करेक्शन की वैल्यू मिलेगी। एच इज इक्वल टू, वैसे इसको याद नहीं रखना है, मैं बता देता हूँ। ऐसा कुछ सर्कल वर्कल बना था, आपकी ज्योमेट्री वगैरह लगाई थी, है ना। तो यहाँ से एच इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2r करके कुछ वैल्यू मिलेगी, जहाँ पर एच और डी दोनों किलोमीटर में थे बेटा, है ना। और यहाँ पर आर की वैल्यू थी 6367 किलोमीटर, यानी 6367 किलोमीटर, यानी 6367 किलोमीटर रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे अडॉप्ट करी थी। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैंने क्या करा था, एच को मैंने क्या लिखा था, एच इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2r, है ना। अब आर की वैल्यू मैंने यहाँ कुछ ना कुछ ले ली थी, जो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है ना। अब ये अभी मैंने क्या बोला था बेटा, किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। अगर इसको एज को मुझे मीटर में लेना है तो मैं क्या कर देता, इधर क्या कर देता, मैं राइट हैंड तरफ 1000 से 1000 से इंटू कर देता, है ना। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता, है ना। और इस वैल्यू को मैं एच को अगर मैं मीटर में एक्सप्रेस करूंगा और डी को किलोमीटर में एक्सप्रेस करूंगा, तो करेक्शन की कुछ इस प्रकार से मैथमेटिकली रिजल्ट आएगा। करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कितना आएगा बेटा मेरा, माइनस में 0.0785 डी स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहाँ पर जो डी है बेटा, डी क्या है बेटा, डी है बेटा मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बीच में होगा बेटा, किसके बीच में होगा, लेवलिंग स्टाफ और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में होगा क्या? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी जो है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेवलिंग स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच में, है ना। और इसको मैं किस में लूँगा, डी की वैल्यू को मैं किलोमीटर में अडॉप्ट कर लूँगा। ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा सी है ना, सी, दिस इज कार्वेचर करेक्शन इन मीटर, CC इज कार्वेचर करेक्शन इन मीटर। ठीक है बेटा। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी हमने जान ली है। और इफेक्ट ऑफ कार्वेचर क्यों क्यों होता है, क्योंकि आपका जो आपका लाइन ऑफ कोलिमेशन है वो अलग जाता है और लेवल लाइन अलग जाती है। और इनके बीच में जैसे जैसे लॉन्ग साइड पे आप जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रही है लेवलिंग स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच में, तो क्या होगा, ये जो इफेक्ट ऑफ कार्वेचर है ये भी बढ़ेगा, क्योंकि डी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात कर ली। हम लोग आगे की स्लाइड पे जाते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे फिगर को देखें, है ना, यहाँ एक फिगर मैंने बनाया है। अब देखिए ये जो ए पॉइंट है, यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर है आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। सॉरी, इसको मैं बोल देता हूँ पी पॉइंट बोल देता हूँ। चलो, पी पर क्या है आपका, मान लीजिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना। और यहाँ पर ये जो इसको मान लीजिए क्यू पॉइंट पे आपका रखा हुआ है क्या, लेवलिंग स्टाफ, ऐसा समझ लीजिए आप। अब बेटा क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। देखो, जो आपकी एयर की डेंसिटी रहती है वो क्या रहेगी, एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहेगी। आपकी एयर की जो डेंसिटी है इट विल चेंज इन द एटमॉस्फेयर, है ना। अब ये कैसे चेंज होगी, योर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एयर की जो डेंसिटी है इट डिक्रीज
विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। यानी अगर हाइट बढ़ेगी यानी एल्टीट्यूड बढ़ेगी, है ना, तो ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, एयर की डेंसिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ कम रहेगी, और ग्राउंड के नज़दीक क्या रहेगी, एयर की डेंसिटी, रुको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नियर ग्राउंड लिखूंगा मैं, तो नियर ग्राउंड बोलूंगा तो एयर की डेंसिटी क्या है, मोर, है ना, और अवे फ्रॉम ग्राउंड, है ना, क्योंकि एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, एयर की डेंसिटी क्या हो रही है, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ कम हो रही, तो अवे फ्रॉम ग्राउंड क्या बोलूंगा मैं, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा, लेस है ना, सिंपल सा, अभी इतना ध्यान रख लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एयर इज मोर डेंसर नियर द अर्थ, एयर ज़्यादा डेंस है अर्थ के सरफेस के पास, अर्थ के सरफेस के पास में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट निकलती है और वो थिनर से डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ती है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, रे ऑफ लाइट, है ना, जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट है ना, इट ट्रेवल फ्रॉम व्हाट बेटा, थिनर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में मान लो। अब देखो, तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी 11th में, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि ट्रेवल करती है थिनर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वो क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी कि नॉर्मल से अवे डिफ्लेक्ट करेगी, क्या होता है, देखिए जब भी कोई रे ऑफ लाइट थिनर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर लेगी, है ना। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो जो मेरी लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए थी वो हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी, है ना। यानी मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होनी थी बेटा, हॉरिजॉन्टल होनी थी, तो मेरी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाएगी क्योंकि वो बेंड कर जाएगी, कुछ ना कुछ बेंड कर जाएगी, ठीक है। और ये बेंड किस तरफ होगी, इट विल बेंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, क्योंकि अर्थ के नज़दीक, ग्राउंड के नज़दीक एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक्चुअल लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक द स्टार एट डी डैश, नॉट डी, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक द स्टार एट डी डैश, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है डी डैश पे, डी पे तो कर नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टार रेटिंग आपको मिली, अब यहाँ पर आपको स्टार रेटिंग जो मिली है बेटा, वो जो मिलनी चाहिए थी एक्चुअल से क्या होगी, कम हो रही होगी, है ना। तो स्टार रेटिंग जो आपको ऑब्टेन है ना, the staff reading that you obtain that will be less than actual, ऐसा बोल सकता हूँ मैं बेटा, अरे ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। तो क्या होगा, जो एरर होगी वो नेगेटिव होगी, तो इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के केस में जो करेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे करेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वापस से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने क्या बोला बेटा कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ए डी डैश है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ए डी डैश है ना। तो एक्चुअल लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक द स्टार पर डी डैश, एक्चुअल लाइन ऑफ साइट स्ट्राइक द स्टार पर डी डैश, है ना, और ये डी पे तो स्ट्राइक नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट डी डी डैश बन रहा है ना, और यही इंटरसेप्ट जो बन रहा है, दिस इज द एरर इन रीडिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये जो अंतर आ रहा है बेटा, ये अंतर किसके कारण आ रहा है, डी और डी डैश के बीच में, ये रिफ्रैक्शन के कारण आ रहा है ना। तो ये जनरल कुछ बातें हैं, ये मैंने आपको बता दी है, एयर की डेंसिटी के डिफरेंस के कारण ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो इन जनरल में क्या बोलता हूँ, जो करेक्शन है, कौन सा करेक्शन, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वो करेक्शन ड्यू टू कार्वेचर के 1/7 होता है,
ठीक है, तो आप लोग 0.0785 डिवाइड बाई 7 कर देना, तो कुछ 0.0112 ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर करेक्शन टू रिफ्रैक्शन को मीटर में ले लेना, और जो दूरी डी है, डी जो दूरी है किसके बीच में, लेवलिंग स्टाफ और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बीच में, उसको किलोमीटर में ले लेंगे बेटा हम। ठीक है, तो ये फार्मूला हमको लगाना है। अब देखो किसी भी जगह पे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा और कार्वेचर भी आएगा, दोनों आएगा ना बेटा, दोनों इफेक्ट आएगा। तो दोनों को लेके मुझे कंबाइन करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो कार्वेचर और रिफ्रैक्शन दोनों करेक्शन को आप जोड़ लीजिए, सी का कंबाइंड करेक्शन की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को याद रखना, कंबाइंड करेक्शन होता है माइनस में 0.0673 डी स्क्वायर। डी वापस से वही चीज़ होती है क्या, हमारा स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी। ठीक है, और ये जो सी कंबाइंड करेक्शन, इसको मीटर में हम लोग बताएंगे, और ये डी है, इसको किलोमीटर में बताना आपने। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें हम लोग। हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें जान ली थी आज। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन पे आ जाते बेटा। चलो देखो, एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ ऑर्डिनरी सर्वे कर रहे हैं, है ना, अगर आप कुछ ऑर्डिनरी लेवलिंग कर रहे हैं, तो आप कार्वेचर और रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दीजिए, है ना। कब तक, जब आपका जो साइड डिस्टेंस है वो 200 मीटर से कम है। 200 मीटर से ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको इफेक्ट ऑफ कार्वेचर और रिफ्रैक्शन इसको लेना है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। चलिए, अब मैं डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन के बारे में बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, इनके बीच में कुछ दूरी है, इसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, मैं चीज़ें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, अभी आप कहाँ खड़े बेटा, अभी आप पॉइंट ए पे खड़े। अब पॉइंट ए से आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है ना। एक मिनट, मैंने पॉइंट बी यहाँ इंडिकेट नहीं किया है। यहाँ ये है पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है बेटा, है ना, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर बेटा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम पॉइंट ए, if you want to see any object on other point b on the earth surface, तो वो पॉसिबल कब होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट बी कितना होना चाहिए, h होगा, तभी आप a से b पे जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाओगे। ठीक है, ये मैंने बोला यहाँ पे। जैसे आप a पे हो, अब a से आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, b पर है ना। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, h होगा। किस प्रकार से h होगा, कि h की वैल्यू इतनी आ जाए, कितनी आ जाए, इतनी आ जाए, h इक्वल टू माइनस में 0.0673 डी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो d होता है बेटा, d इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन। देखो मैंने अभी आपको करेक्शन बताया था, ड्यू टू कार्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, है ना। तो उसी चीज़ का यूज़ करते हुए ये h की वैल्यू लाया मैं, और यहाँ पे मैं d को डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन बोल रहा हूँ बेटा, है ना। वही चीज़ें चल रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको मैंने, ये वाली वैल्यू को मैं इसके नीचे ले गया, फिर मैंने अंडर रूट ले लिया, है ना, यही चीज़ करी ना मैंने। तो d को आप जब सॉल्व करोगे, अंडर रूट में 1/0.0673 करोगे आप बेटा, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब d की कितनी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 3.85 रूट h, है ना। अब यहाँ h आपका मीटर में है और d किलोमीटर में बेटा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये जो d है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन इक्वल टू 3.85 रूट एच, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा फॉर्मूले में। कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना है इधर, तो ऐसी कुछ थ्योरी नहीं है यहाँ पे। जो थ्योरी समझने लायक थी, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, वहाँ हमने पढ़ ली। अब जहाँ एनालिसिस करना है वहाँ मैं आपको एनालिसिस भी कराऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए।
देखिए कोई ऑब्जर्वर है, वो डेक ऑफ द शिप पर खड़ा है ना, और जस्ट सी द लाइट हाउस विच इज 40 मीटर अबोव द सी लेवल। If height of observer's height is 8 meter above the sea level, determine the distance of observer from the lighthouse. Distance of observer from the lighthouse ये निकालना है। चलिए कैसे करेंगे हम। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन दी है, जस्ट सी द लाइट हाउस। इसको आपको इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चन में, है ना। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट आई कितना था बेटा, 8 मीटर था क्या, 8 मीटर था। और आपको जस्ट सी करना है, तो कुछ इस प्रकार से बेटा कंडीशन बनेगी। अगर आप जस्ट सी कर रहे हैं तो ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो इस प्रकार से जाएगी, है ना। जस्ट सी कर रहे हैं, थोड़ा सा भी वो नीचे होता तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट रहता है इस तरफ, है ना, वो दिखाई नहीं देता। यहाँ पर मान लीजिए कि आप खड़े हैं पॉइंट ए पर, तो ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा, पॉइंट ए पर है मान लीजिए आप। तो ऑब्जर्वर का जो जो आई लेवल है वो समुद्र के लेवल से 8 मीटर ऊपर है। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई लेवल इज 8 मीटर अबोव द सी लेवल, है ना। और जो लाइट हाउस है विच इज 40 मीटर, लाइट हाउस इज हाउ मच, 40 मीटर अबोव द सी लेवल, ये है। अब आपसे ये पूछा है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस, तो कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, ये पूरी डिस्टेंस होगी आपकी, है ना। यही डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वर की फ्रॉम द लाइट हाउस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ये जो दूरी है टोटल डिस्टेंस है, इसको मैं दो डिस्टेंस में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस को मैं d1 बोल दूँ, और यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगी इसको मैं d2 बोल दूँ। अब देखो क्या होगा बेटा, आपको निकालनी है इतनी पूरी डिस्टेंस। रुक जाइए, कलर बदल लेता हूँ मैं। अब आपको क्या निकालना था, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो पूरी डिस्टेंस इसको मैंने d बोल दिया था, और d इक्वल टू d1 प्लस d2। अब देखो d1 क्या होता है, 3.85 रूट h1, इसको मैं बोल सकता हूँ। और d2 क्या होता है बेटा, 3.85 रूट h2। कहाँ से बोला ये फॉर्मूला, अभी पढ़ाया था ना, यहाँ से बोला बेटा, देखो, है ना, यहाँ से बोला मैंने फॉर्मूले को। तो क्या मैं d निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं, d1 प्लस d2। तो क्या आ जाएगा बेटा, 3.85 तो मेरा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में अंडर रूट में h प्लस अंडर रूट का h2। इस प्रकार से मैं d की वैल्यू निकाल लूँगा। तो कितना आ जाएगा, इसको 3.85 है ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, इसको आप 3.854 ले सकते हैं अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, 3.854 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी अभी सॉल्व करते टाइम ये वैल्यू ली है ना। 3.855 भी कहीं लिखा रहता है, कहीं पे 3.854 भी लिखा रहता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा रह सकता है, किसी बुक में पर्टिकुलर, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है 3.854 रूटेज, है ना। तो आंसर लगभग सेम ही आएगा, थर्ड डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट है ना बेटा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया इसको 3.854 ले लिया मैंने, मान लो, है ना। तो चलो अब रूट h1 क्या करोगे, मतलब रूट 8, है ना। ये देखो ये h1 की वैल्यू यहाँ पर 8 मीटर हो गई, और h2 की वैल्यू यहाँ 40 मीटर हो गई, तो रूट 40 कर दीजिए आप यहाँ पर h2 में। तो यहाँ पर d जो है हमारा जो आंसर है, डिस्टेंस ऑब्जर्वर फ्रॉम लाइट हाउस, वो आ जाएगा आपका लगभग 35.28 किलोमीटर। डी किलोमीटर में बताना, और ये रीडिंग मैंने मीटर में रखी है h1 और h2 की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बेटा अब हम लोग रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। मैंने कल हल्का सा आपको बताया था, आज मैं थोड़ा एनालिसिस करवा दूंगा, उस चीज़ का एनालिसिस कर लेंगे हम लोग। देखो रेसिप्रोकल लेवलिंग कब यूज़ करना है बेटा,
जब मुझे दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना, दो पॉइंट का बीच में मुझे डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना जो काफ़ी दूरी पर हो और उन दोनों पॉइंट के बीच में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना मुश्किल हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, चलिए, और पॉसिबल नहीं है टू बैलेंस द फोर साइड एंड बैक साइड। देखो एक और कंसेप्ट होता है, एक और कंसेप्ट होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। स्टेटमेंट वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल में, पर मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ आपको। अगर बहुत लंबी साइट है बेटा, है ना, फॉर लॉन्ग साइट, है ना, अगर बहुत लंबी साइट है तो जो एरर आ रहा है टू टू कार्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, उसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, है ना, बाय इक्वलाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो करेक्शन रहेगा बैक साइड पे और फोर साइड पे, वो दोनों करेक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, है ना, विल बी इक्वल, the correction to the back side and that to the fore side will be equal in nature and magnitude। ठीक है बेटा, ये एक स्टेटमेंट मैंने बता दी है। ठीक है, चलो, लेकिन एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट अप द इंस्ट्रूमेंट टू इक्वलाइज द डिस्टेंस ऑफ बी एस एंड एफ एस, यानी बैक साइड और फोर साइड। तो हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम न्यूट्रलाइज कर दें कार्वेचर और रिफ्लेक्शन के इफेक्ट को। चलो इसमें इतना आगे ध्यान नहीं देना है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट का ज़्यादा प्रभाव आएगा नहीं, है ना। हमको तो जो क्वेश्चन में डाटा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यहाँ बता दिया था, है ना। आप तो इतना ध्यान रखिए कि रेसिप्रोकल लेवलिंग का कब मैं यूज़ करूँगा, जब दो पॉइंट जिनके बीच में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, वो दोनों पॉइंट बहुत दूरी पर हो और इनके बीच में इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। अब देखो, मान लो कि ये रिवर है आपकी, ये रिवर है, एक यहाँ पर पॉइंट एक तरफ है और रिवर की दूसरी तरफ है पॉइंट बी, है ना। तब मुझे रेसिप्रोकल लेवलिंग करना पड़ सकता है, या फिर कोई डीप वैली है, तो एक तरफ डीप वैली के एक तरफ पॉइंट ए है और दूसरी तरफ डीप वैली के दूसरी तरफ पॉइंट बी है, तब भी मैं लगा सकता हूँ। अब देखो, रेसिप्रोकलिंग लेवलिंग के द्वारा मैं तीन एरर को एलिमिनेट कर सकता हूँ, रिफ्रैक्शन, कार्वेचर एंड कॉलिमेशन एरर। तो इसका मैं एनालिसिस कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम एनालिसिस कर लेते हैं, चलिए। अब बेटा क्या हो रहा है, चलिए अब देखो, काफ़ी बढ़िया चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर मुझे पॉइंट ए और बी के बीच में क्या करना है, मैंने आपको यहाँ टास्क दिया कि जाओ पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिफरेंस इन एलिवेशन है वो आप निकाल के लाइए। अब आपने बोला कि सर पॉइंट ए और बी जो है वो क्या है बेटा, बहुत दूर है। आपने मुझे बोला कि सर वो बहुत दूर है, फार अवे दोनों पॉइंट एक दूसरे से। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी करके लाओ, हमको काम तो करना ही है। तो आपने क्या करा, पहली बार आपने जो अपना इंस्ट्रूमेंट रखा वो L1 पोजीशन पर रखा। अब ये जो L1 पोजीशन थी, इट इज़ नियर टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के नज़दीक थी L1 पोजीशन, है ना। और यहाँ पर आपने पॉइंट ए पर पहली बार अपना पॉइंट एक, जब आपका इंस्ट्रूमेंट L1 पोजीशन पे था, तब आपने लेवलिंग स्टाफ कहाँ रखा, आपने लेवलिंग स्टाफ तब आपने एक बार ए पे रखा, फिर बाद में उसी लेवलिंग स्टाफ को आप पॉइंट बी पर ले गए, है ना। और यहाँ पर आपने लेवलिंग स्टाफ में कुछ रीडिंग नोट करी होगी, ए पे जब स्टाफ रखा था और जब स्टाफ बी पे रखा था तब आपने कुछ लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग नोट करी होगी बेटा, ठीक है। अब देखो, सिमिलरली मैंने फिर आपको बोला, फिर आप क्या गए, नदी के उस पार गए, है ना, या फिर जैसे भी पॉइंट बी के पास गए, है ना। तो आपने जब लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को दूसरे केस में आपने सेटअप कहाँ करा बेटा, आपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करा L2 पोजीशन पे। और जब L2 पोजीशन पे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप था, तब आपने क्या करा, एक बार लेवल स्टाफ को रखा था आपने पॉइंट ए पे और एक बार रखा था लेवल स्टाफ को पॉइंट बी पे, और रीडिंग नोट करी थी, है ना, रीडिंग नोट करी थी लेवलिंग स्टाफ की। अब देखो,
कहानी क्या है। अब देखो, मैं ये बात बोल रहा था बेटा कि जब आप काम करते हो, है ना, जब आप लॉन्ग साइड पे काम करते हो, लंबी लंबी साइड पे आप काम कर रहे हो, लॉन्ग साइड है आपके पास, तो लॉन्ग साइड में मैंने क्या बोला था बेटा कि रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आ जाएगा, कार्वेचर का इफेक्ट आ जाएगा, और देखो अगर मेरे लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं है तो कॉलिमेशन वाला इफेक्ट भी आ जाएगा, यानी कॉलिमेशन एरर भी आ जाएगी। यानी मेरी रीडिंग में 3 प्रकार की एरर आ सकती है। तो अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के द्वारा ये तीनों एरर को मैं दूर करूँगा। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी जो जो मेरा स्टेशन ए है ना, स्टेशन ए, देखो स्टेशन जैसे मैंने मान लो कि रीडिंग ली होगी, मैंने बेटा रीडिंग ली होगी, तो ए पर जो रीडिंग आ रही है ना, A1, ए पर जो रीडिंग आ रही है बेटा, हो सकता है वो रीडिंग B1 से अधिक हो, है ना। अब देखो यहाँ पर मेरा इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, और यहाँ से मैंने रीडिंग नोट करी, तो तो पॉइंट ए पर कुछ रीडिंग आई होगी, लेवलिंग स्टाफ की, लेवल स्टाफ की कुछ रीडिंग आई होगी, तो उसको मैंने बोला A1 रीडिंग। फिर आपका लेवल स्टाफ आपने रख दिया पॉइंट बी पे, तब आपने लेवल स्टाफ की कुछ रीडिंग नोट करी होगी, उसको आपने बोल दिया B1 रीडिंग। अब आपने ऐसा ऑब्जर्व करा कि जो A1 रीडिंग है वो B1 रीडिंग से अधिक है। तो ऐसा कब होगा, जब आपका स्टेशन ए है, स्टेशन ए है उसका जो रिड्यूस लेवल है इट इज़ लेस देन रिड्यूस लेवल ऑफ बी, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। एक जनरल आइडिया निकाल रहा हूँ मैं बेटा, है ना। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जो स्टेशन ए का जो आर एल होगा इट इज़ लेस देन आर एल ऑफ स्टेशन बी, है ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो, अब मैंने ये बोला कि ये जो मेरा पॉइंट ए है इट इज़ नियर टू पॉइंट ए या स्टेशन ए, ये किसके नियर टू L1 है। L1 क्या पोजीशन है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट अभी रखा हुआ है। तो जो मेरा स्टेशन ए पे जो रीडिंग है वो कैसी है बेटा, मेरी एरर लेस है, यानी A1 रीडिंग क्या है, बिल्कुल सही है, ऐसा मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन B1 रीडिंग में क्या होगा बेटा, ये तो आपकी लेवल लाइन जा रही है ना। आपको रीडिंग कुछ और लेनी थी, लेकिन आपने रीडिंग B1 ले ली, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या करा कि A1 पोजीशन पे अभी रीडिंग ले ली A1, A1 स्टेशन ए स्टेशन से जो मैंने स्टाफ की रीडिंग ले ली वो थी A1, है ना। और स्टेशन बी से जो मैंने स्टाफ की रीडिंग ले ली उसको मैंने बोल दिया B1। स्टेशन ए से स्टाफ की रीडिंग A1 ले ली, स्टेशन बी से स्टाफ की रीडिंग ले ली B1। ठीक है, ये मैंने बोला। अब मैंने इनसे आपसे बोला कि अपेरेंट हाइट डिफरेंस क्या है। अपेरेंट हाइट डिफरेंस क्या है बेटा, बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, बिटवीन स्टेशन ए एंड बी कितना है, तो आप बोलोगे सर दोनों स्टाफ रीडिंग के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, यानी A1 माइनस B1 आप कर दीजिए। तो ये स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में जो अपेरेंट हाइट डिफरेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर तो बेटा ए की जो रीडिंग थी उसको तो आपने एरर लेस बोल दिया, लेकिन बी पे तो कुछ ना कुछ एरर ई आ रही है ना। बी पे, बी जो बी स्टेशन है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ एरर ई आ रही है। अब ये जो एरर ई है ये किस किस की मिली है, एरर ड्यू टू कार्वेचर प्लस एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन प्लस एरर ड्यू टू कॉलिमेशन, है ना। तीनों एरर का मिलके जो कॉम्बिनेशन बना है उसको मैंने ई बोल दिया, तीनों एरर को मिलके। तो अगर ट्रू रीडिंग, अगर मैं ट्रू हाइट डिफरेंस पूछता हूँ मैं आपसे, अगर मैं आपसे ट्रू हाइट डिफरेंस पूछूंगा, आप क्या बोलोगे बेटा, आप क्या बोलोगे, A1 माइनस ट्रू स्टाफ रीडिंग एट ए, वो तो A1 ही है, माइनस ट्रू स्टाफ रीडिंग एट बी, एट स्टेशन बी, तो उसको क्या बोलोगे, B1 माइनस ई बोल दोगे, है ना, यही तो बोलोगे ना आप। ट्रू हाइट डिफरेंस क्या बोलोगे, A1 माइनस
फिर ब्रैकेट में b1 माइनस ई, यही बोलोगे आप, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो आप, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब चलिए आगे, अब हम लोग क्या करते हैं, हम हमारा इंस्ट्रूमेंट को L2 पोजीशन पे ले जाते हैं। तब देखते हैं कहानी क्या हो रही है। अब देखो, अब हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को L2 पोजीशन पे ले गए। अब यहाँ पर हमने एक बार लेवल स्टाफ को B पे रखा और यहाँ जो रीडिंग आ रही है B2, उसको हमने एरर लेस बोल दिया, जो स्टाफ रीडिंग आ रही थी। और A2 और ए स्टेशन पे, स्टेशन ए पे स्टाफ की रीडिंग नोट कर ली, A2 रीडिंग नोट कर ली, है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर वापस से स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में जो अपरेंट हाइट डिफरेंस बोलूँगा, तो आप क्या बोलूँगा मैं बेटा, क्या बोलूँगा मैं, A2 माइनस B2 बोलूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ट्रू हाइट डिफरेंस बता दीजिए आप, तो मैं क्या बोलूँगा, A2 माइनस ई करूँगा, जो ट्रू स्टाफ रीडिंग एट ए रहेगी, माइनस B2 कर दूँगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा। ठीक है। हाँ, आप देखो, आपने दोनों कंडीशन में जो ट्रू हाइट डिफरेंस निकाला था उसको आप कंपेयर कर लीजिए। इधर से क्या लिया था मैंने, A1 माइनस फिर ब्रैकेट में B1 माइनस ई, इसको कंपेयर कर लेता हूँ मैं, तो उधर से फ्रॉम केस वन क्या लिया था बेटा मैंने, ट्रू हाइट डिफरेंस A1 माइनस इधर में B1 माइनस, यही था क्या, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। A1 माइनस फिर ब्रैकेट में B1 माइनस ई। चलिए, अब ये इक्वेशन 1 थी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, तो क्या बोलोगे, 2 टाइम्स ट्रू हाइट डिफरेंस प्लस ट्रू हाइट डिफरेंस, यानी 2 टाइम्स डिफरेंस इन एलिवेशन या हाइट डिफरेंस, है ना। वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, A2 माइनस ई माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 प्लस ई, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो, ई और ये वाला ई कट जाएगा, तो यहाँ से जो डिफरेंस इन हाइट है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वो क्या हो जाएगी, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1, और ये जो 2 है इसको नीचे ले आता हूँ मैं, तो इस तरीके से एक फार्मूला बन जाएगा, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 अपॉन में 2। तो इस तरीके से ए और बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन तुम निकाल लोगे। ठीक है बेटा, चलो, काफ़ी बढ़िया रहा ये हमारा, इस तरीके से बहुत काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने चीज़ों को निकाल लिया। अब देखो, ई निकालो आप। अगर मैं बोलता हूँ चलो ई निकाल के बताओ, ई कैसे निकालोगे आप, तो आप यहाँ पर ई भी निकाले थे। चलो, ट्रू हाइट डिफरेंस कितना है, ट्रू हाइट डिफरेंस डेल्टा एच ए बी, वो कितना है बेटा, चलो ये वाले पर इसको उठा लेता हूँ, इक्वेशन 1 को, वो कितना बोला था मैंने, A1 माइनस में फिर ब्रैकेट में B1 माइनस ई, इतना था। अब डेल्टा एच ए बी अब भी आपने निकाला था, A2 माइनस B2, ये जो आई है ना, इसको 3 बोलते, इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 में जो डेल्टा एच ए बी थी उसकी वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 बाई 2, ये डेल्टा एच ए बी की वैल्यू थी, है ना। चलिए, इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो ये क्या, A1 माइनस B1 हो गया ना, इसको इधर ले जाएंगे तो E का कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, A2 माइनस B2 फिर माइनस में A1 माइनस B1 अपॉन में 2। तो ये हो गया आपका एरर का मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी एरर की।
है ना बेटा, यही है क्या, यही आएगा क्या? देखो आप लोग भी सॉल्व करके देखिए, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरर की हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, अब ये जो एरर एरर ई की ई जो है, ये किस किस का बना हुआ आपका एरर ई? एरर ई में कुछ न कुछ कार्वेचर का बना होगा, कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन का बना होगा, और कुछ न कुछ कॉलिमेशन के कारण ये एरर बना होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे प्रश्न में पूछूंगा कि एरर टू टू कॉलिमेशन निकालिए, तो क्या करोगे आप? टोटल एरर में से एरर टू टू कार्वेचर और रिफ्लेक्शन को आप घटा देना। अब ये जो टोटल एरर ई है वो कैसे निकाल लोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप टोटल एरर निकाल लोगे। और इसको कैसे निकाल लोगे? एरर टू टू कार्वेचर एंड रिफ्लेक्शन, उसको क्या बोलोगे? कंबाइन करेक्शन टू टू, ये माइनस साइन है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस टर्म को क्या बोल सकता हूँ? कंबाइन करेक्शन टू टू कार्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, उसको कितना बोला था मैंने? आई थिंक 0.0673 डी स्क्वायर माइनस के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं चीज़ों को, फॉर्मूले को लगाऊंगा और कॉलिमेशन एरर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और कॉलिमेशन एरर को दूर कर लूँगा मैं। चलिए, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, हमारा काम हो जाएगा न्यूमेरिकल के द्वारा, चीज़ें समझ में आ जाएगी हमको। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करा कि रेसिप्रोकल लेवलिंग करी है, एक लेवल के द्वारा करी है, और आपने ये इतनी इतनी रीडिंग आपने नोट डाउन करी है। तो आपको आर एल और बी निकालना है, कंबाइंड करेक्शन बताना है, कॉलिमेशन एरर भी बताना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पर आप मुझे पहले तो हम जनरल कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये वाली रीडिंग ए पॉइंट पे आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कि जो स्टाफ रीडिंग है बी पे वो ज़्यादा है, स्टाफ रीडिंग एट बी क्या है? मोर देन स्टाफ रीडिंग एट ए। तो मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया कि जो आर एल ऑफ बी है वो आर एल ऑफ ए से क्या होगा बेटा? कम ही होगा, क्योंकि स्टाफ रीडिंग एट बी इज मोर देन स्टाफ रीडिंग एट ए। आर एल ऑफ जो बी है, रेड्यूस लेवल ऑफ बी, वो रेड्यूस लेवल ऑफ ए से कम ही होगा। ठीक है, ये मेरे को आइडिया मिल गया। अब देखो ए और बी के बीच की जो दूरी थी उसको 800 मीटर दिया है, और आर एल ऑफ ए 400 मीटर दिया है। तो अगर मैं फार्मूले के द्वारा डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी निकाल लूँ, है ना, और उस डिफरेंस को 450 और फिर क्या करूँ, 450 में से उस डिफरेंस को घटा दूँ, तो मुझे आर एल ऑफ बी मिल जाएगा, है ना। तो यही मिलेगा ना बेटा। कैसे मिलेगा आर एल ऑफ बी? आर एल ऑफ बी तो आर एल ऑफ ए से कम है, तो आर एल ऑफ बी कैसे निकालूंगा? आर एल ऑफ ए में से जो डिफरेंस है एलिवेशन का ए और बी के बीच में, उसको घटा दूंगा तो मुझे आर एल ऑफ बी मिल जाएगा। तो ठीक है, हमारा जो पहला पार्ट है आर एल ऑफ बी निकालना, वो उसको हम निकालना चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी निकाल लो फार्मूले के द्वारा। अब देखो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मेरा फार्मूला मैंने आपको बताया था A2 माइनस B2, ऐसा कुछ बताया था ना, प्लस A1 माइनस B1 बाय क्या था, 2 था शायद, यही था ना बेटा। अब देखो यही था, अभी आपको बताया था, ये था A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर मैंने A2 को बड़ा बोला था B2 से, इसलिए फार्मूला इस प्रकार से लिखा था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू ये आपकी हो गई B1, और ये जो वैल्यू है ए पोजीशन वाली, ये हो गई आपकी A1। ठीक है, अब जब आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आपने बी पे रखा और स्टाफ रीडिंग ली ए और बी पे, तो ये जो 0.95
0.95 था, ये हो गई आपकी A2, और 1.54 ये थी आपकी B2। ठीक है बेटा, तो हमने पहले तो A1 B1 A2 B2 क्या है वो जान लिया। अब देखो इस केस में क्या होगा, आपका B वाला जो रीडिंग वो ज़्यादा होगी, तो फार्मूला आप इस प्रकार से लगा दीजिए, B2 माइनस A2 प्लस B1 माइनस A1 अपॉन में 2। ठीक है, अगर आप कैसे भी करो आपको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, अगर आप A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 बाई 2 करोगे, तब भी जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी उसको आप मैग्नीट्यूड के रूप में, और मैग्नीट्यूड के रूप में कहाँ लगा दोगे, मैग्नीट्यूड के रूप में उसको यहाँ लगा दोगे तो आपको आर एल ऑफ बी फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैंने इस प्रकार से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, B2 की वैल्यू डाल दो 1.540 माइनस A2 0.95 है ना शायद, यही है। चलो A1 और B1 की वैल्यू भी डाल देंगे हम, B1 कितना है 1.630 माइनस फिर A1 1.03 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी आपको मिल जाएगा। कितना आएगा, इट विल कम आउट अराउंड, कितना आ जाएगा 0.595 मीटर आ रहा है मेरा। तो अगर मैंने आर एल ऑफ ए में से जो कि 450 मीटर था, इसमें से इस डिफरेंस को घटा दिया तो आर एल ऑफ बी मिल जाएगा मुझे। कितना आ रहा है आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ बी कितना आ रहा है मेरा, आर एल ऑफ बी बेटा मेरा आ रहा है अराउंड 449.405 मीटर, ये आ रहा है मेरा आर एल ऑफ बी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने बोला कंबाइंड करेक्शन निकालो, ये तो मैंने पार्ट 1 सॉल्व करा था। अगर मैंने आपसे पूछा कंबाइंड करेक्शन निकालो तो क्या बोलोगे, कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, माइनस में 0.0673 डी स्क्वायर, ए और बी पॉइंट के बीच में जो दूरी है ना, वो है डी, है ना, वही है ना डी। अब यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच की जो दूरी है डी, यानी स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी है। जब इंस्ट्रूमेंट ए पे था तब स्टाफ बी पे था, तो उस प्रकार से हम डी दूरी को ले लेंगे। अब देखो डी यहाँ पर 800 मीटर है, डी यहाँ पर बेटा कितना है 800 मीटर है, लेकिन इसको हमको किलोमीटर में बताना है तो डी हम ले लेंगे 0.8 किलोमीटर में लेंगे ना हम तो डी की वैल्यू। तो कंबाइंड करेक्शन हम लगाएंगे माइनस में 0.0673 और फिर 0.8 का स्क्वायर, यहाँ से कंबाइंड करेक्शन की कुछ वैल्यू मिल जाएगी माइनस में 0.043 मीटर। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए देखो, अब कॉलीमेशन एरर निकालना है हमको, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलीमेशन एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमको ई की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, अब कॉलीमेशन एरर निकालना है हमको, अगर हमने ई की वैल्यू निकाल ली तो हमारा काम हो जाएगा। है ना, कॉलीमेशन एरर को ई एल से डिनोट कर रहे हैं ना, अब किससे डिनोट कर रहा था मैं, अरे यहाँ पर कॉलीमेशन एरर को मैं ई एल से डिनोट कर रहा हूँ, कॉलीमेशन एरर को बेटा मैं ई एल से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ई सी से तो मैं कार्वेचर एरर, कार्वेचर के कारण जो एरर आ रही है इसको डिनोट कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बेटा कॉलीमेशन एरर के कारण, कॉलीमेशन के कारण जो एरर आ रही है उसको मैं ई एल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये ई आर रिफ्रैक्शन के कारण एरर, और ई सी जो है कार्वेचर के कारण एरर है। ठीक है, तो इसको तो मैं कंबाइंड करेक्शन के रूप में बदल दूंगा, वहाँ से निकाल लूँगा इसकी वैल्यू। ई पहले निकाल लेता हूँ, ई कैसे निकाल लूँगा मैं, अब देखो डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी कितना था यहाँ पर बेटा, देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि जब मेरा इंस्ट्रूमेंट ए पे था तो स्टाफ रीडिंग मैंने ली ए पे,
तो ये 1.03 तो करेक्ट होगी, लेकिन 1.630 ये जो रीडिंग है ये गलत होगी। तो 1.630 जो रीडिंग जो गलत है, तो उसमें से ई की वैल्यू को घटा दीजिए, फिर माइनस के साथ करेक्ट रीडिंग को यहाँ लिख दीजिए, कितनी है 1.03। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे डिफरेंस इन इल्यूशन बिटवीन ए एंड बी पता चल जाएगा। अब देखो डिफरेंस इन इल्यूशन बिटवीन ए एंड बी कितना है, 0.595 है। तो यहाँ से मैं ई की वैल्यू निकाल लूँगा, तो ई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0.005 आ रही है। ठीक है, अब देखो ई जो होता है ई एल प्लस ई आर प्लस ई सी है ना। अब यहाँ से ई एल मैंने क्या बोल दिया था, ई माइनस ई आर प्लस ब्रैकेट में ई सी कर देता हूँ ना, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये वाली जो चीज़ थी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं क्या बोलूँगा, कंबाइन करेक्शन बोल सकता हूँ, ई प्लस सी बोल सकता हूँ मैं फिर, है ना। तो एरर ड्यू टू कॉलिमेशन ई एल इक्वल टू ई प्लस सी बोल सकता हूँ। अब देखो ये जो कंबाइन करेक्शन था, है ना, अब देखो इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, जो एरर ड्यू टू कॉलिमेशन है उसको क्या बोल दिया मैंने, ई प्लस सी बोल दिया। अब ई की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 0.005 निकाल ली, और कंबाइन करेक्शन कितना था, माइनस में 0.043 ये निकाला आपने। यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए, प्लस ब्रैकेट में 0.043, तो यहाँ से ई एल की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है -0.038। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप कॉलिमेशन एरर भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से हमने लेवलिंग को पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए, कंसेप्ट भी पढ़ लिए। अब हम लोग कल आगे के टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक आप जो आज हमने जो टॉपिक पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करिए और बहुत पक्का कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।